जैन भाई, उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन। कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से भाई बीच में क्लास आपकी स्टॉप हो गई थी, उसके लिए माफी चाहते हैं भाई, बट फिर भी काफी कुछ दे दिया गया था कल भी आपको। और लेते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन भाई। अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा दिवस चर्चा में भाई कौन सा दिवस आपका? अंतरराष्ट्रीय, क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा दिवस, अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, गुमशुदा बाल दिवस चर्चा में है। कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कौन सा दिवस चर्चा में आपका? अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जो कि चर्चा में रहा भाई आपका पीछे और अभी हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका। तो ये 25 मई को भाई 25 मई को आपका गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। पहली बात। दूसरी बात ये, इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य माता पिता को या परिवार को, ये कह सकते हैं अभिभावक को, गुमशुदा बच्चों के लिए जागरूक करना या किस प्रकार से उनकी सुरक्षा के लिए जागरूक करना। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक करना, सुरक्षा के लिए माता पिता को जागरूक करना, माता पिता या परिवार को जागरूक करना भाई बच्चों की सुरक्षा को लेकर। यदि अगर पेरेंट्स अवेयर हैं तो बच्चे बहुत कम गुम होंगे भाई आप लोगों के। तो जागरूकता करना, माता पिता को क्या करना? जागरूकता। लोगों को, ये भी कह सकते हो, लोगों को गुमशुदा जो आपका गुम बच्चे हो रहे हैं, गुमशुदा जो बच्चे हैं, गुमशुदा बच्चों के बारे में जागरूकता देना है। जागरूकता भी यहां पर कह सकते हो, जागरूकता प्रदान करना या प्रदान करना भाई। लोगों को किस प्रकार से अपने बच्चों को सेफ्टी रखी जाती है, क्या क्या ध्यान रखें हमारी कि हमारे बच्चे किस प्रकार से सेफ रहें और गुम कम हों। साथ ही उन लोगों के प्रति सिंपैथी जताना या सम्मान जताना जो वापस नहीं आए हैं। साथ ही जो वापस नहीं आने वाले लोगों के प्रति क्या करना? नहीं आने वाले लोगों के प्रति भाई सम्मान दर्शाना भी कह सकते हो आप, दर्शाना भी। जो गुम हो गए, आए नहीं है, सम्मान दर्शाना भी कह सकते हो आप यहाँ पर। यह इसका अंतरराष्ट्रीय जो आपका गुमशुदा दिवस है, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए, कल भी एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको अपना कह सकते 15 मई तक के जो महत्वपूर्ण दिवस थे उनके ऊपर हमने यहाँ पर बात कर ली थी। 1 मई को एक दिवस मनाया गया था, ध्यान रखना। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो एक अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका भाई, अंतरराष्ट्रीय मजदूर जो दिवस है ये मनाया गया था, मजदूर दिवस, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं इस दिवस से संबंधित, यानी कि बच्चे कहां होते हैं आपके भाई? परिवार में। तो परिवार बच्चों से बनता है, बच्चे परिवार से बनते हैं। तो परिवार दिवस आपका कब मनाया गया था? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा। तो परिवार दिवस की बात करें तो 15 मई को आपका क्या मनाया गया? परिवार दिवस मनाया गया। चलिए, गुम जो बच्चे हो रहे हैं उनकी यहां पर बात हो रही है। अब बात आती है, एक आपने सुना होगा हरियाणा के अंदर एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन जो मुस्कान है ये कहां पर चला था? हरियाणा के अंदर। ऑपरेशन मुस्कान की अगर मैं बात करूं तो इसका संबंध भी किससे भाई? बच्चों से ही है। ऑपरेशन मुस्कान, इसमें भी क्या था भाई? गुम हुए जो बच्चों को उसके पेरेंट्स को मिलाना, ये इसका बड़ा शानदार क्या था? उद्देश्य था। ये ऑपरेशन कहां पर चलाया गया था आपका? तो हरियाणा के अंदर चलाया गया था। हरियाणा की भी बात करें तो कहां पर चलाया गया था भाई आपका? ये गुरुग्राम के अंदर चलाया गया था, गुरुग्राम के अंदर चलाया गया था। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। यहां पर एक ऑपरेशन आहट चलाया गया था। ऑपरेशन
जो आहट है ये भी चलाया गया था ऑपरेशन आहट। इसमें भी क्या थी आपकी सुरक्षा को लेकर के, ये किसका ऑपरेशन था, तो रेलवे का ऑपरेशन था। किसका ऑपरेशन था आपका, ये रेलवे के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, आरपीएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कह सकते हो आप इसको। तो ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन मुस्कान की बात करें, इसका संबंध भी किससे, गुम हुए बच्चों से था, गुरुग्राम की पुलिस के द्वारा चलाया गया था। ध्यान रखेंगे यहां पर जब गुरुग्राम और पुलिस का जिक्र आता तो एक क्वेश्चन बनता आपका बड़ा शानदार, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम की पहली महिला जो कमिश्नर है वो कौन है, गुरुग्राम की। क्वेश्चन तुम्हारे लिए गुरुग्राम की जो पहली महिला जो कमिश्नर है वो कौन है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर रहेगा। गुरुग्राम की बात करें तो इसका इतिहास से संबंध है भाई, इसका किससे, गुरु द्रोणाचार्य से इसका संबंध है, द्रोणाचार्य से इसका संबंध है। बताते हैं ये पांडव और कौरवों के क्या थे भाई, गुरु थे, और इन्हीं के नाम पर ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर क्या रखा गया था, गुरुग्राम इसका नाम रखा गया था। शानदार क्वेश्चन है। देश का पहला हेली हब पूछे तो गुरुग्राम, देश का पहला ग्रेन एटीएम पूछे तो गुरुग्राम, देश में सबसे बड़ा सोलर चार्ज बैटरी पॉइंट पूछे तो आपका क्या है, गुरुग्राम। गुरुग्राम की पहली रक्षा अगर विश्वविद्यालय पूछे तो बिनोला, सीएफएल पहली बार किस गांव के अंदर पूरा, तो वो भी आपका क्या है, गुरुग्राम। गुरुग्राम ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर क्या भी आपके 2 नगर निगम, मानेसर जो आपका क्या है, मारुति सुजुकी क्या है यहाँ पर कंपनी जो कि आपकी आई थी 1970 के अंदर, यहां से स्टार्ट हो गए थे, आज वहां पर पूरा हब बना हुआ है। एनसीआर का सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो गुरुग्राम, और गुरुग्राम के एरिया में ही अभी एक पार्क बनाया जा रहा है, अरावली पहाड़ियों में एक आपका बहुत बड़ा 10-15 गांव में फैला हुआ एक पार्क बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा कर चुके हैं, कौन कर चुके हैं, हमारे सीएम साहब खट्टर साहब। और खट्टर साहब का दूसरा नाम क्या, काका के नाम से उनको जाना जाता था, अपने परिवार के पहले भी व्यक्ति थे। ठीक है भाई, चलिए बच्चों से बात करी हमने, अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस से बात हुई, 25 मई को मनाया गया है, इसका उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता दिया। और देखिए भाई, काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि एक भी लाइव नहीं आया है और सबने क्लास शुरू करी। भाई मैं मेरा काम कर रहा हूं, ठीक है, आप लाइव आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो भाई वो आपकी कमी, मैं पकड़ के तो लाने से रहा। ठीक है, देखते हैं क्लास को या नहीं देखते हैं, क्यों बहुत सारे बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, तो छोटे मोटों को कौन देखता है। बट ध्यान रखना, उस दिन बात करूंगा जिस दिन कोई पेपर होने दो एक बार भाई। ठीक है, चलिए धमकी नहीं दे रहा हूं, खाली बता रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपका चर्चा के अंदर है, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। उज्जवल परिवार अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी 100% करेगा भाई। आप अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अपनी ड्यूटी को करिए, 100% नहीं ना सही, कम से कम 80% तो करने की कोशिश करेंगे भाई आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका चर्चा में भाई आपका अलायंस ऑफ सीईओ, अलायंस ऑफ सीईओ क्वेश्चन नंबर 2 आपका भाई, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये भी। देखिए अलायंस ऑफ सीईओ, अलायंस ऑफ सीईओ, क्लाइमेट एक्शन लीडर भाई, क्लाइमेट एक्शन लीडर्स, एक्शन लीडर्स इन इंडिया डैश, इंडिया चर्चा में है, इंडिया चर्चा में है, ये क्या है, अलायंस ऑफ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स, अलायंस ऑफ सीईओ, इंडिया चर्चा में है, यह क्या है, यह आपका क्या है, ध्यान रखेंगे भाई। सबसे पहले तो बात करूं मैं आपका, ये जो चर्चा में है भाई आपका, कैसे चर्चा में है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ये जो चीज आपकी क्या है, हमने यहां पर क्या आपका कार्बन मुक्त भारत बनाने का, यानी कि 0% कार्बन उत्सर्जन से इसका संबंध अगर बात करें तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना ये कह सकते हो। और भारत का लक्ष्य था 0% कार्बन उत्सर्जन, यानी कि बिल्कुल कार्बन नहीं है। वो कब आपका 2070 का जो लक्ष्य रखा उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं भाई। तो सीधी सी बात है, कार्बन उत्सर्जन से इसका संबंध है। कार्बन को किस प्रकार से, कार्बन के उत्सर्जन को क्या किया जाए, कम किया जाए। दूसरी बात कह सकते हैं इसका संबंध किससे, अभी आपका पर्यावरण से भी इसका संबंध है। सीधा सा क्वेश्चन रख देगा आप लोगों के बीच में। और क्या कर रहा, क्या क्या कह रहा है आपका अलायंस ऑफ सीईओ, जितनी भी जो सीईओ है उन सब सीईओ की यहां पर मीटिंग लेकर के, बैठक करके ये बातचीत यहां पर कर रहे हैं। चलिए इसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन बनते, ये इंडिया चैप्टर कब शुरू हुआ आपका भाई, देखिए इंडिया चैप्टर कह सकते हो आप इसको, कब से हुआ, 23 मई 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 23 मई 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक
इकोनॉमिक फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा भारत के लिए किसके लिए इंडिया चैप्टर 23 मई 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भारत का क्या करना भाई, डीकार्बोनाइजेशन और क्लाइमेट एक्शन और आपका क्लाइमेट एक्शन को बढ़ावा देना उद्देश्य है। ठीक है, बता भी दिया है आपको, समझा भी दिया है और उद्देश्य लिख भी दिया है। ठीक है भाई, यानी कि इंडिया चैप्टर 23 मई को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा डीकार्बोनाइजेशन और क्लाइमेट एक्शन को बढ़ावा देना कह सकते हो आप, इसका उद्देश्य है भाई। और कार्बन मुक्त भारत का जो लक्ष्य है, भारत का जो कार्बन मुक्त जो लक्ष्य है वो कब आपका 2070 के अंदर भारत का कार्बन मुक्त लक्ष्य की बात करें, यानी कि बिल्कुल भी कार्बन नहीं होगा, ये भी लक्ष्य रखा गया है। और इसके अंदर अब यहां पर हम गठबंधन ने भारत के प्रमुख व्यवसायियों को एक साथ लाया। ये गठबंधन क्या कर रहा है, जो सारे सीईओ हैं, अलग अलग जो सीईओ, इनको एक मंच पर लाया जाएगा, एक साथ समझौता होगा ताकि देश के लिए ये कुछ कर सके। ठीक है भाई, तो ये भी आपका चर्चा का विषय हुआ। 2070 तक शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहां पर बात हो रही है भाई आपकी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं थोड़ी सी भाई। देखिए, इस बैठक का बड़ा महत्व है, मैंने सीधा सा बताया। नंबर 1 क्वेश्चन आपका कि अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर इन इंडिया चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में क्या सबसे पहले तो बताया, इसका संबंध किसी भी पर्यावरण प्रदूषण से संबंध है। दूसरा किसे कह सकते हैं, डीकार्बोनाइजेशन, यानी कि कार्बन को कम करना, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना भारत के अंदर, ये इसका उद्देश्य है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा 23 मई 2022 को ये कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन को बढ़ावा देना है। ठीक है, भारत 2070 तक 0% कार्बन का लक्ष्य जो रखा है, ये कब 2070 तक रखा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आता है, जब कार्बन उत्सर्जन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 आता है, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल जो पंचायत है वो कौन सी है, ध्यान रखेंगे। तो 24 कब आपके भाई 24 अप्रैल को गए थे। कार्बन पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 तारीख को 24 को गए थे। कौन गए थे, पीएम साहब गए थे, पीएम नरेंद्र मोदी साहब गए थे। मोदी साहब गए थे भारत के कहा, JNK के अंदर गए थे। और JNK के सांबा डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर गए थे भाई, सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए थे। डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सांबा, और यहां पर पल्ली जो गांव था आपका, पल्ली गांव की जो पंचायत थी, इसको देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाया, क्योंकि यहां पर इन्होंने सोलर को लेकर के एक बहुत बड़े पैनल का, यहां पर 500 किलोवाट का कह सकते हो आप, 500 केवी का यहां पर इन्होंने उद्घाटन किया था। और धारा 370 हटने के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री JNK गए हैं भाई। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन, इसका संबंध सीधा पूछे तो कार्बन उत्सर्जन से है, पर्यावरण प्रदूषण से है, साथ ही और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप कह सकते हो, जो कि आपके समझ में टोटल कुल मिलाकर के क्या कह सकते हैं हम, ये प्रदूषण के लिए ही है। ये भी आपका चर्चा का विषय बना हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार रफ्तार किसी स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। JNK की थोड़ी सी बात करें। देखिए, JNK की अगर हम बात करते हैं तो JNK की सबसे पहले मीठे पानी की वुलर झील कहां पर आपकी, JNK के अंदर। डल झील कहां पर आपकी, JNK के अंदर। तैरता हुआ ATM कहां पर आपका, JNK के अंदर। झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर बसा आपका, श्रीनगर नगर किसने बसाया था भाई, श्रीनगर को किसने बसाया था, तो श्रीनगर को अशोक के द्वारा बसाया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, दुनिया का सबसे गहरा गाद कहां पर आपका, यहीं पर है, जो सिंधु नदी, जिसे इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता था, सिंधु नदी इंडस नदी के नाम से। तो कहां से प्रवेश करती है आपकी, कहां से प्रवेश करती है, तो JNK में प्रवेश करती है। दमचोक और कैलाश 2 पॉइंट उसके, एक एग्जिट और एक एंट्री, यानी कि कहां से भारत में प्रवेश करती है और कहां से निकलती है, तो दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। दमचोक और आपका क्या कह सकते हो आप, JNK से आपकी सिंधु नदी निकलती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और आगे चल करके कहां पर आपका पंचनद बनाती है, 5 नदियों में जाकर के वो भी मिल जाती है। तो सिंधु नदी पूछे तो ये JNK से निकलती है आपकी, दमचोक और कैलाश से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं JNK की, तो JNK को और भी कई सारी चीजें यहाँ पर आपकी JNK के बीच में हमें देखने को मिल, जैसे कि सबसे जो महंगा GI टैग आपका केसर का कह सकते हो, ये भी यहीं पर है। तैरता हुआ ATM जो कि SBI बैंक के द्वारा
आपका ये भी कहां पर है, जेएंडके के अंदर है। जेएंडके एकमात्र ऐसा जो स्टेट था आपका जिसका गठन 1954 में किया गया था, जिसका अपना खुद का संविधान था। यहाँ पर कौन सी सीआईपी जो आपकी इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धाराएं लागू नहीं थी, यहाँ पर कौन सा था आरपीसी थी, रणवीर सिंह पिनल कोड यहाँ पर लागू था। और ये कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान यहाँ पर लागू कब हुआ, तो भारत का संविधान यहाँ पर है 2019 में जब इसे यूटी बनाया गया तो तब ये लागू हुआ। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से दो भाग कर दिए गए इसके, जेएंडके जम्मू और कश्मीर, साथ में अगला जो भाग था एक क्या बनाया गया, लद्दाख, दोनों को अलग अलग यूटी बना दिया गया। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं सबसे ऊंचा पार्क ये आपका लद्दाख के अंदर है, ये भी कह सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका लद्दाख के अंदर ही है। ठीक है भाई, और अगर हम बात करते हैं तो ये 2-3 बॉर्डरों को टच करता है। इसका जेएंडके का जो एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसकी सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। हम उस सीमा को महसूस करते हैं, 110 किलोमीटर एरिया, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। साथ ही इसके साथ जब चाइना के साथ वार हुआ था तो चाइना के साथ वार में भी हमारे एक हिस्सा गया था जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अक्साई चीन को भारत से अलग कौन करता है आपका, तो एलएसी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इसको क्या करती है, अलग करती है। तो मेरे मित्रों अब ये मत सोचना सर ने तो रेल जोड़ दी, भाई रोक रोक करके सुन लेना, स्पीड को कम कर लेना। कंटेंट बहुत बेहतरीन है, कंटेंट ज्यादा है तो देना है तो स्पीड लेनी पड़ेगी भाई। और वैसे भी इतनी स्पीड से अगर तुम चल पड़े तो अपने आप को सक्सेस है समझ लेना भाई। ठीक है, चलिए जेएंडके की बात यहां पर हो चुकी है। साथ ही एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, परिसीमन आयोग की अगर बात करें, परिसीमन आयोग होता क्या है, जो लोकसभा की या विधानसभा की सीटों का निर्धारण करता है, यह आपका परिसीमन आयोग है। परिसीमन आयोग लास्ट टाइम कब बैठा, 2002 के अंदर बैठा। वर्तमान में अगर हम बात करंट की करते हैं तो परिसीमन आयोग कहां पर आपका जेएंडके के अंदर गया था, 2 बार बात करते हैं 2020 से यहां पर था। और अभी हाल ही में परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है, वहां पर आपकी 5 से 6 जो क्या आपकी विधानसभा की जो सीटें बढ़ने के आसार हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट, राष्ट्रीय, ठीक है थोड़ा सा स्लो करके सुन लियो भाई, काम आ जाएंगी सारी बातें। राष्ट्रीय उपलब्धि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, जो कि चर्चा में है। बस रिपोर्ट की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ क्या दूसरे मंत्रालय की बात करें तो जो कि आपका चर्चा के अंदर है। सीधी सी बात करते हैं, देखिए एक रिपोर्ट जारी की, राष्ट्रीय आपका उपलब्धि की, देश के अंदर कौन कौन सी उपलब्धि यहां पर हुई है। एक रिपोर्ट 2021 जारी हुई है आपकी, तो इस रिपोर्ट के ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 भाई, 2021 किस मंत्रालय के द्वारा जारी की, तो आंसर लेते भाई, इसका आंसर इसका शिक्षा मंत्रालय भाई, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को क्या किया, जारी किया गया, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं नई शिक्षा नीति आई आपकी 2020, तो नई शिक्षा नीति कब आई आपकी, तो 2020 के अंदर आपकी नई शिक्षा नीति आई है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन अगर हम यहां पर पूछें आप लोगों से, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में, तो धर्मेंद्र प्रधान भाई, धर्मेंद्र प्रधान जो साहब है वो क्या आपके शिक्षा मंत्री हैं कह सकते हो। पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या था, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, मानव विकास संसाधन जो मंत्रालय है ये इसका नाम था, मानव विकास संसाधन मंत्रालय कहते हैं इसका नाम था। ये नाम कब तक रहा, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है आपका भाई। तो ये आपका 1985 से लेकर के और आपका कब तक का 2020 तक आपका क्या रहा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 1985 से 2020 तक धर्मेंद्र प्रधान साहब क्या इसके शिक्षा मंत्री हैं। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए भाई हेडक्वार्टर का इसका शास्त्री भवन राजेंद्र रोड, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो शास्त्री भवन है, शास्त्री जो भवन है, भवन
कहां पर, नई दिल्ली के अंदर या दिल्ली के अंदर कह सकते हो आप, दिल्ली में आपका क्या इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, पहले नाम अगर मैंने बात करी तो मानव विकास संसाधन जो मंत्रालय थे ये इसका नाम था। अबुल कलाम आजाद कह सकते हो आपको, अबुल कलाम आजाद, ये क्वेश्चन आप लोगों के, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अंतरिम सरकार में पहले जो शिक्षा मंत्री कौन थे, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और यहीं पर एक क्वेश्चन आपका हरियाणा वालों के लिए भी है कि भाई हरियाणा के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी ध्यान रखेंगे। गुजर साहब क्या हैं, आपके हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। चलिए ये भी आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। 2015 में अगर हम बात करते हैं तो इस सरकार की बात करें तो स्मृति ईरानी आपकी स्मृति जो ईरानी मैडम थी ये 2015 में आपकी। उसके बाद 2016 में कौन था भाई आपका, ये प्रकाश जावड़ेकर थे। 2019 में कौन थे आपके, रमेश पोखरियाल, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री थे भाई। और रमेश पोखरियाल निशंक जो आपके हैं, रमेश पोखरियाल जो निशंक है ये भी आपके भाई। और वर्तमान में आपके कौन है, 2020 से आपके धर्मेंद्र प्रधान है। अब बात आती है कि मोदी के मंत्रिमंडल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इन्होंने 2 बार विस्तार किया। मोदी के मंत्रिमंडल का क्या 2 बार विस्तार किया। यहां पर हम कह सकते हैं 17वीं लोकसभा के अंदर कितने लोग हैं मंत्री, 17वीं लोकसभा के अंदर मोदी के मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं, 78 मंत्री हैं मोदी के मंत्रिमंडल में भाई। ठीक है, मंत्रिमंडल में मंत्री के पद की नियुक्ति का काम किसका होता है, तो ये राष्ट्रपति साहब नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं, आपके पीएम की नियुक्ति भी कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति साहब करते हैं। यहां पर ध्यान रखना, इंडिविजुअल जो मंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, अकेला जो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। कितने प्रतिशत लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो आपका 15% जो लोग हैं उन्हें क्या बनाया जा सकता है, मंत्री पद पर बनाया जा सकता है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाएगा। ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन की ये रूल कब आया कि कितने प्रतिशत लोगों को हम मंत्री बना सकते हैं। अब बात आते हैं मंत्रालय की, तो सबसे नया मंत्रालय आपका कौन सा था, तो सहकारिता जो मंत्रालय है ये नया मंत्रालय है भाई। ठीक है, और ये मंत्रालय है किसके पास, तो ये मोटा भाई हमारे यानी कि जो माननीय श्रीमान अमित शाह के पास आपका ये मंत्रालय। और जो गृह मंत्रालय है ये भी किसके पास है, अमित शाह के पास है। रक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो ये राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है। साथ ही वित्त मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो वित्त मंत्री कौन, आपके श्रीमती निर्मला जो सीतारमण है ये मैडम है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें शिक्षा मंत्री की तो धर्मेश प्रधान है। साथ ही उड़न जो मंत्री है आपके, उड़न मंत्री की अगर हम बात करते हैं, उड़न मंत्री को ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब क्या उड़न मंत्री हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर एक और आता आपका किसान मंत्री कौन है, या ये कह सकते हैं किसान कृषक मंत्री या खेती मंत्री कौन है आपके, तकनीकी मंत्री कौन है। तो आप एक बार जरूर इन 78 के 78 मंत्रियों का अपना एक बार डिपार्टमेंट देखेंगे। और याद रखना कम से कम प्रधानमंत्री मोदी साहब के तो जो मंत्रालय जो उनके पास है उनके तो आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई बीच में क्लास को क्विट नहीं करेंगे। जो लोग देख रहे हैं देखें, क्लास को शेयर करें, क्लास का लिंक शेयर करें भाई ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये अच्छी जो चीजें हैं ये आपकी पहुंच सके, अच्छे लोगों तक पहुंच सके। और अगर कोई कमी है तो कृपया करके आप पर्सनल भी बता सकते हैं। आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे आके नहीं बताएंगे, पर्सनल बताएंगे तो पर्सनल भी बता सकते हैं भाई आप। फोन नंबर आपके बीच में, कोई इशू नहीं है किसी प्रकार का, आप लोगों को लेकर के कोई भी यहाँ पर इशू नहीं किया जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 4, आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात को अमल किया जाएगा, आपके सजेशन पर 101% ये मेरा कमिटमेंट है। आप अगर कोई सजेशन देते हैं तो आपके सजेशन पर पक्का 200% मैं एक्शन लूंगा भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो कि चर्चा में है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए आपके हमें आपके यासीन मलिक चर्चा में है। कौन है, यासीन मलिक चर्चा में है, चर्चा में है। ये कौन है, यासीन मलिक भारत में चर्चा में है, ये है कौन भाई। देखिए अभी हाल ही में ये यासीन मलिक को सजा हुई है भाई। ये आप कह सकते हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल थे, एक किस्म से कह सकते हैं। देखिए अगर आप आतंकवादी की किसी भी प्रकार से अगर मदद कर रहे हैं, आप यदि आतंकवादी को छुपा रहे हैं अपने घर में,
तो भी आप आतंकवादी का साथ दे रहे हैं, आप आतंकवादी को पैसा दे रहे हैं, तो आप भी एक किस्म से आप आतंकवादी, आप देशद्रोही हैं, आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो वो वाली बात यहां पर ये टेररिस्ट फंडिंग इन्होंने जुटाई थी, जिसका कि अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये चर्चा में है क्यों लिखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 सीधा सा पूछ लेगा, ये टेरर फंडिंग के मामले में कैसे भी आपका टेरर यानी कि जो मिलिटेंट है, टेरर जो फंडिंग यानी कि टेररिस्ट को क्या देते थे भैया, फंडिंग पैसा देते थे। टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद थी इनके, क्या भाई उम्र जो कैद है उसके, ये जो कैदी है उम्र कैद भाई, किसके मामले में इन्होंने टेररिस्ट फंडिंग, राष्ट्रीय एजेंसी क्या आपकी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी भाई, जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, ये भारत की खुफिया विभाग है। भारत की खुफिया विभाग की बात करें तो आपका CBI है, आपका जैसे कह सकते हो आप CBI है, उसके बाद आर्मी की इंट है, और सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहती है आपकी रो है, NIA है। ये सारे भारत के क्या आते हैं आपके खुफिया विभागों में इनकी गिनती होती है। तो इन्होंने अदालत ने कब 19 मई 2022 को भाई 19 मई 2022 को इस बाबू को क्या कर दिया, सेट कर दिया बढ़िया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट प्रमुख यासीन मलिक को दोषी पाया भाई, क्या पाया है, दोषी पाया। किसका दोषी पाया है, तो टेरर फंडिंग का दोषी पाया है, यानी कि मिलिटेंटों को ये पैसा देता था, साथ में एक पार्टी से भी जुड़ा हुआ। अगर पूछे यासीन मलिक किससे जुड़ा हुआ था, ये किससे संबंध रखता था, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इसको लिख भी सकते हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट प्रमुख यासीन मलिक को दोषी पाया गया है। फ्रंट ये इससे संबंध रखते हैं, प्रमुख इनको दोषी पाया गया, JKLF के हैं, इनसे संबंध है, टेररिस्ट फंडिंग करते हैं, दोषी पाया गया। ये बीच में आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन है। दोषी आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही क्या दिया गया इसे, उम्र कैद के साथ में प्लस क्या कर दिया, 10 लाख जुर्माना भी दिया है। क्या दिया है, 10 लाख जुर्माना दिया। मलिक को कुल 2 मामलों में उम्र कैद सुनाई गई है। कितने मामलों में, कुल 2 मामलों में भाई, 2 मामलों में क्या है, इसे मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ठीक है, चलिए भाई उसके बाद बात करते हैं। देखिए यासीन गुनाह कबूल किया, इस बंदे ने क्या किया, अपना गुनाह कबूल किया, इसने गुनाह कबूल किया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसने 30 मई 2017 को अंजाम देते नेटवर्क चलाने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। इसका पहला कब 30 मई 2017 में जो आपका टेररिस्ट जो नेटवर्क चलाने के लिए इनके क्या हुआ था, केस दर्ज हुआ था, और उसके बाद ये फंसते चले गए और अब रोक कट गया भाई। अब क्या होगा, रोक कट गया। अब देखिए यहां पर बात आती है, देखो जिंदगी एक बार मिलती है, आप उसको किसी भी तरीके से, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग इस प्रकार की प्रतिभा के धनी होते हैं जो एक दूसरे का माइंड वॉश करने में बड़ा ही एक्सपर्ट होते हैं। इतना माइंड वॉश कर दिया जाता है लोगों का कि आप देखिए कि खुद मरने को तैयार है। जो आप एक चीज सोच के देखिए, अगर हल्की सी उंगली कटती है तो कितना दर्द होता है, बट एक बंदा मरने को तैयार हो रहा है तो किस प्रकार से उसको मोटिवेट किया गया, कितना मोटिवेट होगा वो, क्या बताया गया होगा उसको, सोच के देखिए। आप कम से कम अगर अपने टारगेट के प्रति, मैं इस चीज को इंप्लीमेंट करता हूं आपके टेस्ट के लिए, इस चीज में से कम 20% तो ले लो भाई। आप इतने तो मोटिवेट हो जाओ कि 20% ही आप उसके लिए काम कर लो। जो बंदा मरने से नहीं डरा अपने टारगेट को हासिल करने के लिए, तो तुम तो अपने टारगेट है, जिंदगी की बात कर रहे हो यहां पे। ठीक है, तो इनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। माइंड वॉश होने के बाद ये फिर टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल होते हैं, बाद में फिर ये सजा के हकदार होते हैं और चले जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं अपना परिवार, रोता परिवार छोड़ जाते हैं। नुकसान भी करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, सेना का नुकसान भी करते हैं, और सेना चुन चुन करके अपना हिसाब किताब करती है, क्योंकि सेना किसी का उधार नहीं रखती है। ध्यान रखना भाई, ये भारतीय सेना की खूबी है, भारतीय सेना की एक विशेष खूबी है। वो कभी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में अपने ऊपर कर्जा नहीं रखती है, कर्जे को ब्याज समेत सूद समेत वापस करती है, और करती रहेगी।
ये हमारी भारत की सेना का जिक्र यहां पे हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं, जब सजा की बात आ रही है, सजा अगर इसी व्यक्ति को, अगर बात सजा की है, इसी व्यक्ति को देखिए हिंदुस्तान का कानून देखिए, इसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा हो जाती, किसकी सजा हो जाती, फांसी की सजा हो जाती, तो यही व्यक्ति आपका क्या माफी मांगता कि भाई मैंने, मेरे से गलती हुई है, मुझे माफी दो। तो फांसी की सजा को माफ करने के लिए ये किसके पास जाता, तो फांसी की सजा को माफ करने के लिए सीधा किसके पास चला जाता आपका, ये राष्ट्रपति के पास चला जाता। किसके पास भाई, राष्ट्रपति के पास चला जाता, और राष्ट्रपति चाहता तो इसे माफ कर भी देता और नहीं भी करता। सजा की प्रकृति भी बदल सकता था, यानी कि उम्र कैद में तब्दील कर देता, उम्र कैद में नहीं तो 10 साल की सजा में कर देता, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका केवल किसकी स्थिति में माफ करता, फांसी की माफी देता। माफी का फांसी की ही सिचुएशन में राष्ट्रपति माफी देता है। अब यहां पर क्या ये राष्ट्रपति के अलावा भी किसी के पास माफी के लिए जा सकता है? यस, जा सकता है। किसके पास भाई, राज्यपाल के पास ये जा सकता था, राज्यपाल जो हैं उनके पास जा सकता था। लेकिन ध्यान रखना यहां पर कैपिटल पनिशमेंट के लिए नहीं, मतलब फांसी की सजा माफ नहीं करते हैं, बट बाकी सब की सजा के लिए किसके पास जा सकता था, आपका राज्यपाल के साथ, राज्यपाल के पास माफी के लिए जा सकता था। ये राज्यपाल की और राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्तियों में आती हैं, ध्यान रखना, न्यायिक शक्तियों के अंदर ये राज्यपाल की शक्तियों के अंदर आती हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, राज्यपाल, राष्ट्रपति तो सभी प्रकार की सजाओं को माफी दे सकता है, बट यहां राज्यपाल में ध्यान रखना कैपिटल पनिशमेंट को छोड़ करके, और जो सेना के कोर्ट द्वारा, यानी कि जो सेना के द्वारा, सेना के कोर्ट के द्वारा जो सजा दी जाती है, इसे भी राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। ध्यान रखना, ये भी शानदार आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यासीन मलिक जो साहब है गए, ये तो लंबे गए, उम्र कैद के लिए गए, अब कट गए, अब खत्म, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में रहेगा भाई। चलो एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5 होगा मेरे ख्याल में, 5 या 6 जो भी है। क्वेश्चन नंबर भूल ही गया भाई, मैं तो इतना मतलब कह सकता हूं कि इतना मतलब खो जाता हूं तुम्हारे चक्कर में कि मुझे यही नहीं पता लगता कि कौन सा क्वेश्चन है, और काफी बार गिनती में दिक्कत होती है भाई, ठीक है। चलो अब मैं नंबर लिख ही नहीं रहा, मुझे नहीं पता क्या है, बट मान के चलते क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है, क्योंकि चर्चा में भारत ड्रोन महोत्सव चर्चा में, भारत ड्रोन महोत्सव चर्चा में है, चर्चा में है। अब सुनना मेरी बात, ये जो शब्द है ना ड्रोन, ये बड़ा अहम रोल प्ले करना शुरू कर दिया भाई इसने। जो ड्रोन नामक जो शब्द है, इस शब्द ने अहम रोल प्ले करना शुरू कर दिया। चाहे वो लड़ाई का मैदान हो, चाहे वो आपका खेती का मैदान हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का मैदान हो, इस मैदान में इस ड्रोन नाम के शब्द ने क्या करना शुरू कर दिया, आपका अहम रोल पैदा करना शुरू कर दिया। और अभी हाल ही में भारत का ड्रोन महोत्सव चर्चा में रहा है, इसकी बात करेंगे। इससे पहले ड्रोन समझते क्या है, जो बिना पायलट के, जो बिना पायलट या मानव जो रहित विमान है, आपका हल्का, मानव रहित हल्का विमान जो होता है, बहुत हल्का विमान जो है, हल्का विमान है, उसको क्या कह सकते हो आप, मानव रहित हल्का विमान, उसे आप ड्रोन की संज्ञा दे सकते हो। अब जैसे यूक्रेन और रूस वार हो रहा है, रूस और यूक्रेन वार में भी ड्रोन का बार बार जिक्र आया है कि यूक्रेन ने ड्रोन से रसिया के टैंक को उड़ा दिया, रसिया की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा दिया, काफी नुकसान पहुंचाया गया, ये नाटो ने ड्रोन दिए हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी न्यूज़ें आपकी चलती रहती है। तो ड्रोन सीधी सी बात है कि हल्का विमान होता है जिसके अंदर कोई बंदा होता नहीं है, और अब इसके मल्टी यूज होने शुरू हो गए भाई। अब इसके क्या होने शुरू हो गए, यूज कृषि के लिए। 2022 में बड़ी शानदार बात है, कृषि के लिए, कृषि की बात करूं, किसानों के लिए कह सकते हो आप, इसको सीधा सा समझेंगे। देखिए किसानों की खेती के लिए अगर सिंपल भाषा में पढ़ेंगे, कृषि के लिए, खेती के लिए भी ड्रोन का क्या होने लगा, यूज होने लगा। अब आप बोलोगे सर खेती में ड्रोन का यूज कहां पर, अरे हाँ भाई, अब वो मुंह पे कपड़ा बांध के, है ना, वो पंप मार के ऐसे पीठ के ऊपर पंप, जो बेचारा किसान दुखी पाता था, अब नहीं, दुखी नहीं पाएगा। अब ड्रोन क्या करेगा, कीटनाशक ऊपर से छिड़काव करेगा। कीटनाशक क्या करेंगे, छिड़काव। अब तुम नए लोग हो जो मुझे देख रहे हैं, तुम्हें शायद कुछ लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं वही देख रहे होंगे बेचारे, उन्हें तो पता भी होगा। गुआर, जब आपका गुआर की खेती सुनिए ना आपने, गुआर की खेती या चने की खेती में जब बंदा अंदर घुसता है ना, तो 3 दिन तक कथकली डांस करता है, जब तक पता नहीं कितनी बार तेल लगाना पड़ता, कितनी बार नहाना पड़ता, तब जाकर के खुजली मिटती है। उस किसान से पूछ के देखिए किस प्रकार गुआर की खेती के अंदर जाकर के वो क्या करता है, छिड़काव करता है, ठीक है। तो इन सब समस्याओं से
इन सब समस्याओं से अब किसान के सामने तो बेचारे के पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब समस्या नंबर 1 सबसे पहले मौसम की समस्या, कब भगवान ओलावृष्टि कर दे, कब भगवान आंधी तूफान ला दे, कब उसकी बेचारे की फसल में आग लग जाए, कब कीटनाशक, पता नहीं कौन सा कीटनाशक आके उसकी पकी हुई फसल को पूरे 6 महीने में तैयार करेगा फसल, और अगली जब तक उसकी फसल है कमरे के अंदर नहीं आ जाती तब तक, कमरे की तो छोड़ भाई, फिर रेट की मारामारी, फिर वो सब मंडी में जाएगा, मंडी में मारामारी। अब किसान की कितनी समस्याएं हैं, और इस समस्याओं को समझने वाली जो अभी सरकार है, जिसने अभी कदम उठाए थे 2-3, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, बट जो भी था सरकार अपनी तरफ से अच्छा कर रही है, किसान अपनी तरफ से अच्छा। और किसानों के लिए भी ड्रोन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, तो अब किसानों के खेत में क्या होगा, कीटनाशक का छिड़काव, जो नाशकों का छिड़काव किसके द्वारा किया जाएगा, ये जो छिड़काव है किसके द्वारा किया जाएगा, आपका ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। इसकी लड़ाई के लिए भी इसका यूज होता है, किसानों के लिए भी इसका यूज होता है। और अब 2022 में सबसे बड़ा यहां पर महोत्सव चर्चा में क्यों है, देखिए भैया आपका 27 मई को, कब आपका 27 मई 2022, यानी कि आज ये जो आपका ड्रोन महोत्सव है, सबसे बड़ा 2022 का ड्रोन महोत्सव यहाँ पर उत्सव शुरू हुआ है। यह उत्सव नई दिल्ली, कहां पर हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में खास तौर पे अगर हम मेलों की बात करें, किसी बड़े आयोजन की बात करें, तो सीधा सा पहुंच जाना कहां पर भाई, प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन भी है प्रगति जो मैदान है, इस मैदान के अंदर आपका क्या है, ये ड्रोन का उत्सव मनाया जा रहा है। और इसका उद्घाटन नई दिल्ली में उत्सव, इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री मोदी साहब इसका क्या कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। शानदार बात है भाई, ठीक है। और जो लाइव देख रहे हैं मेरे भाई, वो कृपया थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपना, साथियों का भी। अरे कभी खुद मैं बोलता हूं अटेंड करो, बट ये इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी को बताए ना, सिर्फ खुद पढ़ जाए, किसी दूसरे को भी याद कर लेना, भाई क्लास चल रही है सर की, तू भी देख ले, ठीक है। और तुम्हें थोड़ा सा भाई मैं ये कहूं कि थोड़ा रिप्लाई नहीं हो पा रहा है आप लोगों का, तुरंत रिप्लाई, मैं समय खराब करना नहीं चाहता, इसलिए आपकी रिप्लाई में बाद में अगर मुझे लगता है कि इसका रिप्लाई देना चाहिए तो दे देता। आमतौर पे तुम सिर्फ जय हिंद बोलते हो तो मैं जय हिंद का जवाब पहले ही, मेरी क्लास स्टार्ट ही जय हिंद से होती है, ठीक है भाई। जय हिंद रग में आपका ये जो जय हिंद शब्द है ये बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहाँ जय हिंद से, कि जय हिंद शब्द किसने फेमस किया था, जय हिंद का नारा किसने फेमस किया था। चलिए बात करते हैं अगली भी, ड्रोन मानव रहित वाहन है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अनमैन्ड अराइवल व्हीकल कह सकते हो आप इसको। महोत्सव कहां पर, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव है भैया आपका, ये सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव है। और किसानों के लिए भी जो ड्रोन की मैंने बात करी है, इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कब 2022 में दिया था, मेरी शायद फरवरी में दिया था। और कितने विमानों को हरी झंडी दिखाई दी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 70 से कह सकते हो आप 70-80 से ज्यादा विमानों को, 100 किसान ड्रोनों को, सॉरी 100 किसान ड्रोनों को, यहाँ पर 100 किसान जो ड्रोन थे, इनको हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिखाई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ इसके ऊपर वापस, सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है आपका, ये भी शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता भी, देखिए इसके अंदर 27 से 28 मई को आयोजित किया जाएगा। कब, 2 दिन का है भैया आपका, 2 दिन कब आपका 27 और 28 मई को इसका क्या रहेगा, आज और कल आयोजन रहेगा। और इसके अंदर कितने प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, तो 1600 जो प्रतिनिधि इसके अंदर भाग ले रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। इसके अंदर सशस्त्र बल है, सरकारी अधिकारी हैं, केंद्रीय सशस्त्र बल है, सेना के अधिकारी हैं, बहुत से लोग इसके अंदर 1600 जो लोग हैं वो भाग ले रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। 70 से अधिक प्रदर्शक ड्रोन अपना उपयोग प्रदर्शन करेंगे, 70 से अधिक जो है ड्रोन इसके अंदर क्या है, अपना प्रदर्शन करेंगे, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है, याद रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, मैक इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप आदि का प्रदर्शन भी यहाँ पर होने वाला है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। और कृषि के क्षेत्र में भी इसका यूज होना प्रारंभ होगा। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने 100 ड्रोनों की यहाँ पर क्या कर दिया भाई, उद्घाटन दे दिया है और हरी झंडी दे दी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चर्चा में बना होगा। चलिए बर्फ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते। ड्रोन का बड़ा महत्व है, याद रखेंगे, ड्रोन और कंप्यूटर है ना, ड्रोन कंप्यूटर, अरे सब कुछ छोड़ दो, दुनिया के अंदर कुछ भी नश्वर नहीं है, केवल और नश्वर क्या है, कौन सी चीज खत्म नहीं होती आपकी, मैं यही बोलता हूँ काफी बार बात करता हूँ, क्या खत्म नहीं होता आपका, प्लास्टिक। और प्लास्टिक का ध्यान रखना, बहुत कम यूज करना भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्वच्छ सर्वेक्षण, अभी हाल ही में चर्चा में स्वच्छता सर्वेक्षण भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6, स्वच्छ सर्वेक्षण चर्चा में है आपका भाई, सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण चर्चा में है भाई आपका, चर्चा में है
स्वच्छ सर्वेक्षण चर्चा में है। ये क्या चर्चा है, इसकी क्या चर्चा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपका 2023 स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 आपका क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे भाई, स्वच्छता जो सर्वेक्षण है आपका 2023 लॉन्च कर दिया गया है, याद रखना भाई, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, देखिए तरीके से, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण की थीम क्या है इस बार की, तो थीम की बात करते हैं। तो थीम क्या 2023 की थीम की बात हो रही है भाई। आपका ये 2023 की थीम क्या है, तो कचरा मुक्त शहरों के लिए, किसके लिए भाई, आपका कचरा जो मुक्त शहर, मोटी समस्या है भाई कचरा मुक्त शहरों के लिए, किसके लिए, कचरा मुक्त शहरों के लिए क्या करना है भाई आपको, शहरों के लिए अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ की यहां पर बात हो रही है, वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि कचरे से धन भाई, कचरे से क्या कह सकते हो आप, अपशिष्ट से धन, अपशिष्ट से धन की यहां पर बात हो रही है, अपशिष्ट से धन भाई, ठीक है। अपशिष्ट से धन ये क्या थीम है किसकी, 2023 की स्वच्छता जो सर्वेक्षण है इसकी, और ये सबसे बड़ा भाई कार्यक्रम आपका बन रहा है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भाई, इसमें क्या है आपका भाई, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 2.0 की जो अपशिष्ट प्रबंधन में परिपत्रता को बढ़ावा देना ही क्या है, 2.0 की इसमें इसको बड़ा महत्व रखा गया है, जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है भाई, ठीक है। ओके, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 कौन सा संस्करण है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या रहेगा, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, आवास व शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, मामलों का मंत्रालय भाई, आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय ने कहा कि सर्वेक्षण 3RS पर डिपेंड करेगा, 3RS पर क्या है, निर्धारित है। सीधा सा पूछे 3R से क्या बन जाएगा आपका, रेड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। एक R से क्या बनेगा आपका, 3R से रेड्यूस, फिर क्या बनेगा आपका भाई, रिसाइकल, और क्या बनेगा, एंड क्या, चौथा क्या बनेगा, तीसरा क्या बनेगा आपका, रीयूज, यानी कि जो हमने अपशिष्ट निकाला है उसको रिसाइकल करेंगे और उसको दोबारा से क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये आवास मंत्रालय ने इस बात को बोला कि किस पर इसका आधारित रहेगा। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो आपका 2023 है, ये कौन से नंबर का आपका संस्करण, कौन से नंबर का संस्करण की अगर हम बात करते हैं, यानी कि कौन से नंबर का संस्करण है, 8वें नंबर का संस्करण है आपका, कौन सा, 8वें नंबर का संस्करण है, ध्यान रखेंगे कौन से नंबर का, 8वां नंबर का संस्करण है। दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है, नोट के लिखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा शहरी सर्वेक्षण है, स्वच्छता सर्वेक्षण है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। सर्वेक्षण लगभग कितनी 2.12 लाख स्थानों का दौरा किया गया इस सर्वेक्षण में। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बनेगा भाई आपका, कितने स्थानों का दौरा किया, स्थान की अगर हम बात करते हैं, स्थान कितने स्थानों पर, 2.12 लाख स्थानों का दौरा किया गया है, ठीक है, दौरा किया गया। ये भी शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद 2022 पूरा हो चुका है, परिणाम तैयार की जा रही है अभी फिलहाल, ठीक है भाई, कौन पहले नंबर पे कौन दूसरे नंबर पे, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए एक बार बात करते हैं सर्वेक्षण चर्चा में 2023 लॉन्च कर दिया गया है, 2022 तैयार हो चुका है आपका। 2023 की थीम क्या रहेगी, कचरा मुक्त शहरों के लिए क्या रहेगा भाई, वेस्ट टू वेल्थ या अपशिष्ट से धन प्राप्त करना। स्वच्छ भारत मिशन कह सकते हो, जो शहरी आपका आवास है, शहरी मंत्रालय ने इसका जो आधार दिया, क्या दिया, 3R दिए हैं। 3R कह सकते हैं, रेड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। और कितने स्थानों का दौरा, 2.12 लाख दौरा करके 2022 का आपका तैयार कर देगा। और परिणाम आपके होने वाले 2023 हुआ, कौन सा 23 में कौन सा आपका 8वें नंबर का, 22 वाला जो कौन सा था आपका 7वें नंबर का संस्करण था। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, सब भारत के अगर हम स्वच्छता को लेकर बात करते हैं, तो सबसे पहले भारत का जो स्वच्छ शहर है वो कौन सा आपका, मैसूर भाई। मैसूर क्या है,
मैसूर भारत का सबसे स्वच्छ शहर था, ध्यान रखेंगे सबसे शहर। और अभी जो योग दिवस है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जो पीएम मोदी साहब हैं, पीएम मोदी साहब आपके मैसूर के अंदर ही कार्यक्रम में भाग लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर वर्तमान में आपका स्वच्छ शहर जो लगातार 4 बार आपका कौन हो चुका, आपका इंदौर हो चुका। और इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध है कहां से है, भोपाल से। चलिए शानदार क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बार इसको रफ करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका ये था भाई, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, इन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, जो कि आपके बीच में है, और आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए भाई। आप लोग क्लास को ना एक मोटा सा ऊपर वाला क्वेश्चन देख करके जो अंदर क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोग देख नहीं पा रही हैं क्लास को, क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि आप क्लास को स्किप कर रहे हैं। मैं यही बात बोल रहा हूँ कि जहां पर क्लास स्किप करोगे वहीं पे आपकी पूरी क्लास देखना खराब हो जाएगा। तो एक एक वर्ड को नोट करना, एक एक वर्ड को, एक एक, अगर तुम्हें बकवास लगती है तो इस बकवास को भी सुनना है, ठीक है। चलिए अभी हाल ही में चर्चा में रही आपकी क्वेश्चन नंबर 7 भाई, आपका अभिलाषा चर्चा में है भाई। अभिलाषा आपकी चर्चा में, अभिलाषा बराक चर्चा में। वह बेटी कौन है जो चर्चा में है, कौन है अभिलाष बराक, कौन है जो कि आपकी चर्चा में, ये वो बेटी है जो अभी फाइटर विमान उड़ाएगी भाई, ठीक है। अभिलाष जो आपकी बराक है ये चर्चा में है। इस बेटी ने भाई कमाल कर दिया है, देश की पहली बेटी बनने का गौरव प्रदान प्राप्त हुआ इसको, ठीक है। एविएशन से इसका संबंध कहां से, एविएशन आर्मी के साथ जो एविएशन जो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले जो कोर होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। चलिए अभिलाष 26 साल के उम्र में हरियाणा की कैप्टन अभिलाष बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है, ध्यान रखना, पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है, ठीक है। और ये कहां की रहने वाली है ये महिला, तो जो अभिलाषा मैडम है कहां की रहने वाली है ये हमारी, तो हरियाणा की है। गर्व से बोलो जय हरियाणा। कहां की रहने वाली है ये, हरियाणा के रहने वाली। और इस हरियाणा के बेटे ने कमाल कर दिया और पहली लड़ाकू एविएटर ये आपकी बन चुकी है। 25 मई 2022 को इन्होंने अपना कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स पूरा किया। इसने कौन सा कोर्स पूरा किया इन्होंने, 25 मई 2022 को, 25 मई कॉम्बैट आर्मी एविएशन जो कोर्स है आपका, क्या भाई अपना कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स पूरा किया इन्होंने, आपका कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स पूरा किया है, जो एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में एविएशन कोर्स में शामिल होने के 6 महीने का कोर्स था। कितने महीने का कोर्स होता है आपका ये, 6 मंथ का कोर्स होता है आपका, ये हेलीकॉप्टर के लिए होता है। कैप्टन बराक को किसकी दूसरी उड़ान के लिए नामित किया गया है, तो 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की दूसरी उड़ान के लिए नामित किया, यानी कि दूसरी उड़ान यही करेंगे। कौन सा आर्मी एविएशन, सीधा सा पूछ लेगा संबंध, तो 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की क्या है यहाँ पर ये उड़ाएंगी। और ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर संचालित करती हैं, ये भी ध्यान रखना। जो ध्रुव ये क्या करती हैं आपकी, ये जो स्क्वाड्रन है जो आपका ध्रुव एडवांस लाइट जो आपका हेलीकॉप्टर है संचालित करती हैं। ALH को क्या करती है, संचालित करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इन्हें भारतीय वायुसेना कोर में शामिल किया गया था, कब किया गया था, 2018 में। अभिलाषा को कब, 2018 के अंदर इन्हें भारतीय वायुसेना कोर एविएशन कोर के अंदर शामिल किया गया था। ध्यान रखना 15 महिलाएं थी, लेकिन किसी को मेडिकल का इशू, किसी को टेस्ट का, किसी को कुछ, और केवल 2 महिलाएं यहाँ पर क्या हुई आपकी, 2 महिलाएं ही यहाँ तक पहुंची थी भाई, 2 महिलाएं ही यहाँ तक पहुंची थी, ध्यान रखेंगे। 15 महिलाओं में से 2 महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी। इनको पहले पायलट की ड्यूटी दी जाती थी, लेकिन अब ये पूरी जिम्मेवारी संभालेंगे, ठीक है। आर्मी एविएशन की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर। आर्मी एविएशन की अगर हम बात करें, आर्मी एविएशन पूरा लिख लेते हैं भाई, आर्मी एविएशन की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो कब हुई है, एविएशन की 1 नवंबर
1986 को इस कोर की स्थापना हुई थी, जो युद्ध के दौरान घायलों को लिफ्ट करती है, उठाती है और भी बहुत सारे काम युद्ध के दौरान सामग्री, सहायता सामग्री पहुंचाने का काम करती है आर्मी एविएशन जो कोर है आपकी ये भी, ठीक है। और इसमें आपकी जो अभिलाषा है, ये बराक इन्होंने ये अपना जीता है भाई। साथ में कहां पर आपकी 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की अगर हम बात करें तो दूसरी उड़ान के लिए इनको नामित किया गया। ये क्या उड़ान है आपके ध्रुव, जो आपका ध्रुव जो लाइट हेलीकॉप्टर है ये संचालित, यानी कि ये स्क्वाड्रन के पास कौन सा हेलीकॉप्टर है, ध्रुव एडवांस से जो लाइट हेलीकॉप्टर है ये इनके पास है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, ध्यान रखना 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, क्योंकि यहाँ पर कौन सा क्या किसको डिटेल किया गया था, तो राफेल, राफेल की अगर हम बात करते हैं तो राफेल हमने कहां से लिया था, फ्रांस से हमने राफेल को लिया था, ध्यान रखेंगे। पहली ड्यूटी राफेल को कहां पर दी गई थी, यहीं पर दी गई थी। और पहला युद्ध अभ्यास कौन सा राफेल ने लड़ा था, तो फ्रांस के साथ हमने किया था ऑपरेशन डेजर्ट। ऑपरेशन डेजर्ट में राफेल ने अपने कमाल दिखाए थे, ठीक है भाई। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं तक रहने वाली है, ठीक है। चलिए भाई, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से बना रहेगा, अपनी क्लास से लेकर के आता रहेगा। जो लोग क्लास देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। बट एक चीज विशेष ध्यान रखें भाई, क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दिया करो अपने मित्रों को। अगर एक बंदे को शेयर करते देखे ना देखे, बट आप अपनी ड्यूटी एक बार जरूर पूरी करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।